आज के इस गहन विश्लेषण की शुरुआत मैं एक बहुत ही अजीब और थोड़ा परेशान करने वाले दृश्य से करना चाहता हूँ। बताइए क्या है वो दृश्य। तो आप ऐसे सोचिए कि रात का वक्त है और अचानक से एक बहुत भयंकर आंधी आती है। हाँ, जिसे हम आम बोलचाल में झक्कड़ भी कहते हैं। बिल्कुल, झक्कड़। तो जब सुबह होती है तो एक सरकारी सचिवालय, मतलब जो सेक्रेटेरिएट होता है ना, उसके हरे भरे लॉन में एक बहुत भारी भरकम जामुन का पेड़ गिरा हुआ मिलता है। अच्छा, पेड़ का गिरना तो वैसे तो कोई बहुत असाधारण बात नहीं है। हाँ, नहीं है, लेकिन दिल दहला देने वाली बात यह है कि उस भारी पेड़ के नीचे एक इंसान दबा हुआ है। बाप रे, ये तो बहुत भयानक स्थिति है ना? अब आप बताइए, किसी भी सामान्य मानवीय समाज में पहली प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? यही कि तुरंत दौड़कर उस दबे हुए इंसान को बाहर निकाला जाए और उसकी जान बचाई जाए। बिल्कुल, लेकिन आज की इस चर्चा में हम जिस कहानी पर बात करने वाले हैं ना, वो सामान्य मानवीय प्रतिक्रियाओं के बारे में है ही नहीं। तो मतलब ये कहानी कुछ और ही दिखाती है। हाँ, आज का हमारा विषय है एक बेहद मशहूर, तीखी और उम्दा, दिल को झकझोर देने वाली व्यंग्यात्मक कहानी, जिसका नाम है जामुन का पेड़। ओ, जामुन का पेड़, ये तो कृष्ण चंद्र जी की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। जी, और आज हमारा मकसद ये समझना है कि कैसे महज एक पेड़ के गिरने की ये साधारण सी घटना पूरी सरकारी मशीनरी और जो दफ्तरशाही है उसके खोखलेपन को परत दर परत उधेड़ कर रख देती है। ये कहानी जितनी हास्यपूर्ण लगती है ना, हाँ, असल में उतनी ही गहरी और डरावनी भी है। मैं तो कहूँगा ये एक आईना है। लेकिन इस कहानी की गहराइयों में जाने से पहले थोड़ा इस बेहतरीन लेखक के सफर को जानना भी बहुत जरूरी होगा। बिल्कुल। कृष्ण चंद्र जी उर्दू और हिंदी के बेहद प्रतिष्ठित रचनाकार रहे हैं। बिल्कुल। उनका जन्म 1914 में वजीराबाद में हुआ था। ये जो इलाका अब शायद पाकिस्तान का हिस्सा है ना? हाँ, बिल्कुल, पाकिस्तान में है। और वो अपनी बेबाक और बहुत ही चुटीली लेखनी के लिए जाने जाते हैं। उनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है एक गधे की आत्मकथा। हाँ, मैंने इसके बारे में सुना है। ये उपन्यास तो बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय हुआ था। बहुत ज्यादा, इतना लोकप्रिय कि इसका 16 से भी अधिक भारतीय और विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया था। 16 भाषाएं, ये तो बहुत बड़ी बात है। और इतना ही नहीं, उनकी एक लघु कथा थी अन्नदाता, जिस पर मशहूर फिल्मकार ख्वाजा अहमद अब्बास ने धरती के लाल नाम से एक बेहद शानदार फिल्म भी बनाई थी। अच्छा, धरती के लाल उसी पर आधारित थी? ये मुझे नहीं पता था। जी, और साहित्य में उनके इसी अपार योगदान के लिए 1969 में उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। क्या बात है। और आज हम उनकी जिस कहानी जामुन का पेड़ का विश्लेषण कर रहे हैं वो कहाँ से ली गई है? ये कहानी उनके बहुत ही मशहूर कहानी संग्रह फूल और पत्थर से ली गई है। तो फूल और पत्थर से ली गई ये कहानी, इनकी लेखनी की सबसे बड़ी ताकत ही यही रही है कि वो समाज की कड़वी सच्चाइयों को ऐसे व्यंग के रूप में पेश करते हैं कि इंसान हंसते हंसते अचानक से गहरे दर्द को महसूस करने लगता है। बिल्कुल सही कहा आपने, वो दर्द जो सीधा हमारी संवेदनाओं पर वार करता है। तो कहानी के उसी शुरुआती दृश्य पर वापस लौटते हैं। पेड़ गिरा हुआ है, आदमी दबा हुआ है। सचिवालय में सुबह सुबह माली उस पेड़ और उस दबे हुए आदमी को देखता है। फिर वो क्या करता है? वो घबराकर दौड़ता हुआ चपरासी के पास जाता है। चपरासी क्लर्क के पास भागता है और क्लर्क जाकर सुपरिटेंडेंट को खबर देता है। मतलब पूरी एक चेन बन जाती है। हाँ, और कुछ ही मिनटों में उस गिरे हुए पेड़ और दबे हुए इंसान के चारों तरफ एक अच्छी खासी भीड़ जमा हो जाती है। और यहीं से वो बातचीत शुरू होती है जो इस कहानी का सबसे पहला और मैं कहूँगी सबसे बड़ा व्यंग है। हाँ, वो बातचीत सच में हैरान करने वाली है। क्योंकि जब वो भीड़ उस दबे हुए इंसान को देखती है तो वहां मौजूद लोगों का ध्यान उस इंसान की पीड़ा, उसकी चीख या उसकी जान बचाने पर बिल्कुल नहीं जाता। तो फिर वो लोग किस बारे में बात कर रहे होते हैं? वहां खड़े क्लर्क आपस में जो बात कर रहे हैं वो किसी भी संवेदनशील इंसान को सन्न कर सकती है। एक क्लर्क बड़े अफसोस के साथ कहता है, बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था। ये सच में बहुत अजीब है। मतलब एक आदमी वहां मौत के मुहाने पर है और दूसरा क्लर्क अपनी पुरानी यादों में खोते हुए कह रहा है कि और इसकी जामुनें कितनी रसीली होती थीं। बात यही नहीं रुकती है। एक तीसरा क्लर्क तो लगभग रुआंसा हो जाता है। वो भावुक होकर कहता है कि फलों के मौसम में वो अपनी झोली भरकर जामुन ले जाता था और उसके बच्चे कितनी खुशी से वे जामुन खाते थे। मतलब उन्हें उस आदमी की कोई फिक्र नहीं है? बिल्कुल नहीं। तभी वहां मौजूद माली उस दबे हुए आदमी की तरफ इशारा करते हुए लोगों का ध्यान खींचने की कोशिश करता है और कहता है, मगर ये आदमी। तब जाकर उन्हें याद आता होगा कि वहां कोई इंसान भी है।
हाँ, माली के टोकने पर उन्हें याद आता है। फिर एक चपरासी बड़ी बेरुखी से पूछता है कि पता नहीं ये जिंदा भी है या मर गया। और दूसरा क्या जवाब देता है? दूसरा बहुत ही तकनीकी अंदाज में जवाब देता है कि इतना भारी पेड़ जिसकी पीठ पर गिरे वो बच कैसे सकता है, वो तो मर गया होगा। लेकिन तभी वो दबा हुआ आदमी बड़ी मुश्किल से कराहते हुए आवाज निकालता है कि नहीं, मैं जिंदा हूं। ये पूरा का पूरा दृश्य ना व्यवस्था की प्राथमिकताओं पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। बिल्कुल, ये उस असंवेदनशीलता का आईना है जहां इंसान की जान खतरे में है, लेकिन व्यवस्था के पुर्जों यानी उन कर्मचारियों को अपने व्यक्तिगत मजे के छिन जाने का ज्यादा दुख है। उन्हें उन रसीले फलों की चिंता है जो अब उन्हें मुफ्त में खाने को नहीं मिलेंगे। जब प्रशासन या समाज इतना संवेदनहीन हो जाता है तो उसके लिए एक जीवित मनुष्य की पीड़ा से ज्यादा महत्वपूर्ण एक पेड़ के फल हो जाते हैं। सही कहा। और जब ये पता चल जाता है कि वो आदमी जिंदा है, तब शुरू होता है जिम्मेदारी से बचने का वो हास्यास्पद खेल, जिसे हम एक तरह का ब्यूरोक्रेटिक मैरी गो राउंड या लाल फीता शाही का चक्रव्यूह कह सकते हैं। अगर सुपरिटेंडेंट साहब हुक्म दें तो अभी 15-20 माली, चपरासी और क्लर्क मिलकर जोर लगाएं तो इस पेड़ को हटाया जा सकता है और इस बेचारे आदमी की जान बचाई जा सकती है। ये तो बहुत ही तार्किक बात है। क्या बाकी लोग तैयार होते हैं? हाँ, वहां खड़े बाकी लोग इस विचार से सहमत भी हो जाते हैं। वे कहते हैं कि हाँ, हम तैयार हैं, सब मिलकर जोर लगाते हैं। लेकिन तभी व्यवस्था का पहला ब्रेक लगता है। सुपरिंटेंडेंट उन्हें तुरंत रोक देता है। वो क्या कहता है? वो कहता है कि ठहरो, मैं खुद कुछ नहीं कर सकता, मुझे पहले अंडर सेक्रेटरी से पूछना पड़ेगा। ये देखिए, एक आदमी पेड़ के नीचे दर्द से तड़प रहा है। हर एक पल कीमती है और यहाँ नियमों की दुहाई देकर काम को रोक दिया जाता है। सुपरिंटेंडेंट अपने स्तर पर कोई निर्णय नहीं लेना चाहता। उसे इंसान की जान से ज्यादा इस बात का डर है कि कहीं कोई विभागीय नियम ना टूट जाए। वो कैसे चलती है? सुपरिंटेंडेंट फाइल लेकर जाता है अंडर सेक्रेटरी के पास। अच्छा। अंडर सेक्रेटरी उस फाइल को लेकर डिप्टी सेक्रेटरी के पास जाता है। डिप्टी सेक्रेटरी वही फाइल जॉइंट सेक्रेटरी को बढ़ा देता है। बाप रे, ये तो खत्म ही नहीं हो रहा। अभी रुकिए, जॉइंट सेक्रेटरी उसे चीफ सेक्रेटरी के पास ले जाता है। अच्छा। और अंततः चीफ सेक्रेटरी उस फाइल को मिनिस्टर के सामने पेश करता है। और मिनिस्टर कुछ फैसला लेता है? मिनिस्टर कुछ आदेश देता है। हाँ। और फिर वही फाइल वापस उसी उल्टे क्रम में नीचे तक का सफर तय करती है। मतलब चीफ सेक्रेटरी से जॉइंट सेक्रेटरी, फिर डिप्टी सेक्रेटरी और फिर अंडर सेक्रेटरी। बिल्कुल। हाँ। और आपको पता है, इस पूरी कागजी कवायद में आधा दिन बीत जाता है। आधा दिन, दोपहर हो जाती है और वो आदमी वहीं उसी भारी पेड़ के नीचे दबा रहता है। ये पूरी प्रक्रिया ये दिखाती है कि कैसे लाल फीताशाही में एक फाइल का महत्व एक इंसान की लाइफ से कहीं ज्यादा बड़ा हो जाता है। वहां हर कोई नियम का पालन कर रहा है, सब अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, फाइलें सही टेबल पर जा रही हैं, लेकिन बुनियादी इंसानियत का नामो निशान नहीं है। कोई ये नहीं सोच रहा कि जब तक ये फाइलें घूमेंगी तब तक वो आदमी जिंदा भी बचेगा या नहीं। काम को कैसे टाला जाए और अपनी जिम्मेदारी दूसरों के सर पर कैसे डाली जाए, यही इस पूरी प्रशासनिक व्यवस्था का मूल मंत्र बन चुका है। और बात सिर्फ फाइलों के घूमने तक सीमित नहीं रहती है। अच्छा, इसके बाद और क्या होता है? जब दोपहर में कुछ मनचले क्लर्क के फैसला करते हैं कि भाड़ में जाए नियम और कानून, हम खुद ही इस पेड़ को हटा देते हैं। हाँ। तभी सुपरिंटेंडेंट एक फाइल लेकर भागा भागा आता है। वो उन्हें फिर रोक देता है। हाँ, वो कहता है कि हम व्यापार विभाग वाले हैं, ये पेड़ व्यापार विभाग के लॉन में जरूर गिरा है, लेकिन पेड़ का मामला तो कृषि विभाग के अधीन आता है। मतलब डिपार्टमेंट का झगड़ा। बिल्कुल। वो कहता है कि मैं इसे अर्जेंट मार्क करके कृषि विभाग को भेज रहा हूँ, वे ही इसे हटाएंगे। और अगले दिन जब कृषि विभाग का जवाब आता है तो वो किसी भी तरह की धज्जियां उड़ाने के लिए काफी है। उन्होंने क्या जवाब दिया? कृषि विभाग जवाब देता है कि भाई, पेड़ व्यापार विभाग के लोन में गिरा है, इसलिए इसे हटाने की पूरी जिम्मेदारी आपकी ही है। ये सुनकर तो व्यापार विभाग वालों को गुस्सा आ गया होगा। बहुत गुस्सा आता है और वे वापस कड़े शब्दों में लिख देते हैं कि पेड़ हटाने का हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये पूरी तरह से कृषि विभाग का काम है। लेकिन कृषि विभाग भी हार नहीं मानता। वो एक और चालाकी करता है। वो एक नया तर्क गढ़ते हैं। अब क्या नया बहाना बनाते हैं वो? उनका कहना है कि देखिए, ये एक जामुन का पेड़ है, यानी एक फलदार पेड़, और कृषि विभाग तो सिर्फ अनाज और खेतीबाड़ी के मामले देखता है। तो उनके हिसाब से ये किसका मामला है? बागवानी विभाग के अंतर्गत आता है, इसलिए ये मामला उनके अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं है। ये जो विभागों का आपसी टकराव है, ये आधुनिक व्यवस्थाओं की उस मानसिकता को दर्शाता है जिसे साइलोज में काम करना कहा जाता है। साइलोज मतलब जहां हर विभाग एक अलग द्वीप की तरह काम करता है,
जिनका आपस में कोई तालमेल नहीं है। बिल्कुल, उन्हें सिर्फ अपने नियमों और अपनी सीमाओं से मतलब है। वे तकनीकी रूप से सही होने की होड़ में लगे हुए हैं। और उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी इस कागजी लड़ाई के बीच एक जीवित मनुष्य की जान जा रही है। अब यहां से कहानी और भी ज्यादा बेतुकी होने लगती है। जब फाइल हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी विभाग के पास पहुंचती है तो वहां से जो जवाब आता है वो तो और भी ज्यादा कड़ा और व्यंग्यपूर्ण होता है। हाँ, हॉर्टिकल्चर विभाग का सेक्रेटरी बहुत ही सख्त लहजे में लिखता है कि कितने आश्चर्य की बात है कि एक तरफ तो देश में पेड़ लगाओ स्कीम इतने ऊंचे स्तर पर चल रही है, पेड़ बचाने के लिए इतना पैसा खर्च कर रही है। बिल्कुल, और दूसरी तरफ हमारे ही अधिकारी एक फलदार पेड़ को काटने की अनुमति मांग रहे हैं, वो भी जामुन का पेड़, जिसके फल जनता इतने चाव से खाती है। मतलब वो साफ इनकार कर देता है। हाँ, वो कहता है कि हमारा विभाग किसी भी हालत में इस पेड़ को काटने की इजाजत नहीं दे सकता। ये उस अंधे नियम पालन का सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां किसी पॉलिसी या स्कीम का असली उद्देश्य ही भुला दिया जाता है। पेड़ लगाओ योजना का अंतिम लक्ष्य क्या है? पर्यावरण को बेहतर बनाना ताकि मानव जीवन सुरक्षित रह सके। लेकिन यहाँ उसी योजना के नाम पर उसी मानव जीवन की बलि चढ़ाई जा रही है। इंसान को बचाने के लिए पेड़ नहीं काटा जा सकता। और जब पेड़ नहीं काटा जा सकता तो भीड़ में से एक आदमी ऐसा अजीबोगरीब सुझाव देता है जिसे सुनकर कोई भी अपना सिर पीट ले। क्या सुझाव था वो? वो आदमी बहुत ही गंभीरता से कहता है कि अगर पेड़ नहीं काट सकते तो इस आदमी को ही बीच में से धड़ से काट दो। क्या बात कर रहे हैं? आदमी को आधा काट दो? हाँ, उसका तर्क है कि आधा आदमी इधर से निकल जाएगा, आधा उधर से निकल जाएगा और पेड़ वहीं का वहीं सुरक्षित रहेगा। ये तो बिल्कुल ही पागलपन है। बेचारे दबे हुए आदमी ने क्या कहा इस पर? उसे ये सुनकर बोलना पड़ता है कि भाई ऐसे तो मैं मर ही जाऊंगा, लेकिन वो सुझाव देने वाला व्यक्ति इतने पर ही नहीं रुकता। वो और भी कुछ कहता है। वो कहता है कि आजकल प्लास्टिक सर्जरी ने बहुत तरक्की कर ली है। हाँ। आदमी को काट कर निकाल लेते हैं और फिर प्लास्टिक सर्जरी से उसे वापस जोड़ देंगे। कोई भी सामान्य इंसान इस सुझाव को सुनकर इसे एक पागलपन मानकर वहीं खारिज कर देगा। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि ये सुझाव वहां खारिज नहीं किया जाता। व्यवस्था इसे पूरी गंभीरता से लेती है और इसे बाकायदा मेडिकल विभाग को भेज दिया जाता है। और मेडिकल विभाग वाले भी इस पर बाकायदा एक्शन लेते हैं। यही तो इस कहानी का सबसे तीखा व्यंग्य है। तो क्या सच में कोई डॉक्टर आता है वहां? हाँ, अगले ही दिन मेडिकल विभाग का सबसे योग्य प्लास्टिक सर्जन वहां पहुंचता है। वो दबे हुए आदमी का पूरा चेकअप करता है। वो क्या चेक करता है दबे हुए इंसान में? वो उसका ब्लड प्रेशर चेक करता है, नाड़ी की गति देखता है, दिल और फेफड़ों की गहराई से जांच करता है और फिर अपनी रिपोर्ट देता है। और पूरी तकनीकी सटीकता के साथ वो अपनी रिपोर्ट भेजता है, जिसमें लिखा होता है ऑपरेशन तो हो सकता है और सफल भी होगा, मगर आदमी मर जाएगा। और सिर्फ इस रिपोर्ट के आधार पर वो बेतुका फैसला रद्द किया जाता है। ये पूरी घटना इस बात को सोचने पर मजबूर करती है कि तकनीकी दक्षता और सामान्य बुद्धि यानी कॉमन सेंस के बीच कितनी बड़ी खाई हो सकती है। डॉक्टर ने अपनी मेडिकल रिपोर्ट बिल्कुल सही और नियमों के तहत बनाई, लेकिन सामान्य बुद्धि पूरी तरह से गायब थी। व्यवस्था का हर अंग अपनी जगह एकदम सही काम कर रहा है, कोई नियम नहीं टूट रहा, पर जब उसे समग्र रूप से देखें तो वो पूरी तरह से एक पागलपन है। इस बेतुकेपन के बीच रात हो जाती है। रात के समय पुलिस के कांस्टेबल को उस दबे हुए आदमी पर थोड़ी दया आ जाती है। तो वो क्या करता है? वो माली को उस आदमी को दाल भात खिलाने की इजाजत दे देता है। माली उस आदमी को खाना खिलाते हुए पूछता है कि क्या तुम्हारे कोई वारिस हैं? वो आदमी क्या जवाब देता है? वो आदमी बहुत ही लाचारी में खुद को लावारिस बताता है और इसी दुख और पीड़ा के बीच वो आदमी एक गहरी आह भरते हुए मिर्जा गालिब का एक शेर पढ़ देता है। कौन सा शेर? वो कहता है, ये तो माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। बहुत ही गहरा शेर है। इस शेर में तगाफुल का मतलब है उपेक्षा करना या ध्यान न देना, और खाक हो जाना यानी राख हो जाना या नष्ट हो जाना। इस शेर का इस जगह पर इस्तेमाल होना कहानी को एक बहुत ही मार्मिक मोड़ देता है। बिल्कुल, ये शेर इस पूरी ब्यूरोक्रेसी और लाल फीताशाही का सटीक सार है। वो दबे हुए आदमी के रूप में जैसे पूरी आम जनता कह रही है कि मुझे पता है कि तुम मेरी उपेक्षा नहीं करोगे, प्रशासन काम करेगा, लेकिन जब तक तुम्हारी ये लंबी कागजी कार्रवाई पूरी होगी, जब तक तुम्हें मेरी असल पीड़ा की खबर होगी, तब तक तो मैं मिट्टी में मिल चुकाऊंगा। जैसे ही वो आदमी ये शेर पढ़ता है, माली चौंक जाता है। वो तुरंत पूछता है कि क्या तुम शायर हो? और आदमी हामी भर देता है।
फिर क्या था? अगले ही दिन ये बात पूरे सचिवालय में जंगल की आग की तरह फैल जाती है। और देखते ही देखते पूरे शहर से लोग उस दबे हुए शायर को देखने के लिए उमड़ पड़ते हैं। सचिवालय का लॉन अलग अलग तरह के शायरों और तमाशबीनों से भर जाता है। वहाँ एक मुशायरे जैसा माहौल बन जाता है। लोग उसे अपनी गजलें सुनाने लगते हैं। कुछ क्लर्क उस दबे हुए और तड़पते हुए इंसान से अपनी कविताएं ठीक करवाने की जिद करने लगते हैं। समाज के इस दोहरेपन को समझना बहुत जरूरी है। लोग कला और कलाकार का जश्न मना रहे हैं, मुशायरे का आनंद लिया जा रहा है। लेकिन जिस कलाकार का वो जश्न मना रहे हैं उसी की जान बचाने के लिए कोई एक भी व्यवहारिक कदम नहीं उठा रहा है। लोग सिर्फ तमाशा देखने वाले बन गए हैं। संवेदना पूरी तरह से मर चुकी है और उसकी जगह सनसनी ने ले ली है। और प्रशासन का समाशा तो अभी चरम पर पहुंचना बाकी है। जब अधिकारियों को ये पता चलता है कि ये आदमी एक शायर है तो सचिवालय की सब कमेटी तुरंत एक नई बैठक करती है। और वे क्या फैसला करते हैं? वे फैसला करते हैं कि चूंकि ये मामला एक शायर का है, इसलिए इसका संबंध न तो कृषि विभाग से है और न ही हॉर्टिकल्चर से। तो अब ये मामला किसका हो गया? ये मामला तो अब विशुद्ध रूप से कल्चरल डिपार्टमेंट यानी सांस्कृतिक विभाग का है। अब वो फाइल कल्चरल डिपार्टमेंट को भेज दी जाती है। वहां से साहित्य अकादमी का सेक्रेटरी अपनी सरकारी गाड़ी में बैठकर उस दबे हुए आदमी का इंटरव्यू लेने आता है। इंटरव्यू के दौरान पता चलता है कि इस दबे हुए आदमी का उपनाम ओस है और उसका कविता संग्रह ओस के फूल अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ है। ये सुनकर सेक्रेटरी की प्रतिक्रिया देखने लायक होती है। वो हैरान होकर चीखता है कि इतना बड़ा शायर और वो हमारी अकादमी का मेंबर नहीं है। वो बहुत ही नाटकीय अंदाज में कहता है कि कैसी अंधेरी गुमनामी में दबा पड़ा है। इस पर दबे हुए आदमी का जो जवाब आता है वो किसी भी पत्थर दिल को पिघला दे। वो कराहते हुए कहता है, गुमनामी में नहीं, एक दरख्त के नीचे दबा हूं, मुझे यहां से निकालो। लेकिन सेक्रेटरी उसकी पीड़ा को नजरअंदाज कर देता है। वो वहां से तुरंत भाग कर जाता है और अगले दिन आकर उस दबे हुए इंसान को बड़े गर्व के साथ खुशखबरी देता है कि बधाई हो, तुम्हें हमारी सरकारी साहित्य अकादमी की केंद्रीय समिति का मेंबर चुन लिया गया है। वो उसे उसका चुनाव पत्र थमाता है। वो बेचारा आदमी जो मौत से लड़ रहा है, जिसकी सांसें उखड़ रही हैं, जिसकी आंखों में घोर पीड़ा है, वो फिर मिन्नत करता है कि मुझे इस पेड़ के नीचे से तो निकालो। इस पर सेक्रेटरी का जवाब पूरी व्यवस्था के खोखलेपन को नंगा कर देता है। वो कहता है, ये हम नहीं कर सकते, हमारा विभाग सिर्फ कल्चरल है, जो हम कर सकते थे वो कर दिया। क्या वो कुछ और भी पेशकश करता है? हाँ, वो कहता है कि अगर तुम मर गए तो तुम्हारी बीवी को वजीफा यानी पेंशन जरूर दे सकते हैं। अगर तुम दरख्वास्त तो हम ये काम तुरंत कर देंगे। ये सुनकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक पूरा का पूरा सिस्टम एक इंसान को मरने के बाद पेंशन देने को तैयार है, उसके मरणोपरांत उसे बड़े बड़े सम्मान देने को तैयार है, लेकिन उसे जिंदा रखने के लिए एक पेड़ की एक डाल नहीं काट सकता। कारण वही है, वे कहते हैं कि पेड़ काटना हमारे डिपार्टमेंट का काम नहीं है। उन्होंने बस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यानी वन विभाग को अर्जेंट लिख दिया है। जिम्मेदारी को एक बार फिर एक नए विभाग के मत्थे मर दिया गया है। कहानी अब अपने अंतिम और सबसे क्रूर पड़ाव की ओर बढ़ती है। अगले दिन जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग आरी कुल्हाड़ी लेकर उस पेड़ को काटने के लिए पहुंचते हैं तो लगता है कि शायद अब उस आदमी की जान बच जाएगी। लेकिन तभी उन्हें विदेश विभाग द्वारा सख्ती से रोक दिया जाता है। विदेश विभाग? अब वे बीच में कहां से आ गए? कारण ये बताया जाता है कि ये पेड़ कोई आम पेड़ नहीं है। इसे 10 साल पहले पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सचिवालय के लॉन में लगाया था। और अगर इस पेड़ को काटा गया तो पिटूनिया सरकार से हमारे राजनयिक संबंध हमेशा के लिए बिगड़ जाएंगे। यहाँ कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक आम इंसान की जान पर भारी पड़ते हुए दिखाई देते हैं। ये तर्क दिया जाता है कि पिटूनिया सरकार हमारे देश को बहुत आर्थिक सहायता देती है। एक क्लर्क बहुत ही दबी आवाज में कहने की कोशिश करता है कि एक आदमी की जान का सवाल है, लेकिन दूसरा अधिकारी उसे डांटते हुए समझाता है कि ये 2 राज्यों के संबंधों का सवाल है। क्या हम उनकी मित्रता और उस आर्थिक सहायता की खातिर एक आदमी के जीवन का बलिदान नहीं कर सकते? और फिर वो बहुत ही निर्मम और बर्फ जैसा ठंडा वाक्य बोलता है, शायर को मर जाना चाहिए निस्संदेह। शाम के समय जब देश के प्रधानमंत्री अपने विदेशी दौरे से लौटते हैं तो ये जटिल फाइल उनके सामने पेश की जाती है। और वो क्या फैसला लेते हैं? अंततः प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की सारी जिम्मेदारी अपने सिर लेते हुए उस पेड़ को काटने का आदेश दे देते हैं। शाम के 5 बजे सुपरिंटेंडेंट बहुत ही खुशी खुशी हवा में फाइल लहराता हुआ शायर के पास भागता हुआ आता है। वो चिल्लाता है कि प्रधानमंत्री ने आदेश दे दिया है, कल सुबह पेड़ काट दिया जाएगा।
तुम्हारी फाइल आज मुकम्मल हो गई है। मुकम्मल यानी पूरी हो चुकी है। कागजी कार्रवाई का सफर आखिरकार अपने अंजाम तक पहुंच गया है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जब तक वो आदेश आता है, उस शायर का हाथ एकदम ठंडा पड़ चुका होता है। उसकी आंखों की पुतलियां पूरी तरह से निर्जीव हो चुकी थी और चींटियों की एक लंबी कतार उसके मुंह में जा रही थी। कहानी की अंतिम लाइन किसी भी इंसान के दिल को चीर कर रख देती है। उसके जीवन की फाइल मुकम्मल हो चुकी थी। ये अंत भीतर तक झकझोर देता है। इस अंतिम दृश्य को गहराई से देखा जाए तो एक बहुत ही भयानक सच्चाई सामने आती है। पूरे सिस्टम ने, हर एक विभाग ने अपना काम बिल्कुल नियमों के तहत किया। कोई भी नियम नहीं टूटा। किसी ने अपनी अधिकार सीमा का उल्लंघन नहीं किया। यहाँ तक कि देश के सर्वोच्च पद प्रधानमंत्री तक से पूरी कागजी मंजूरी आ गई। लेकिन इतना सब कुछ सही होने के बावजूद वे एक इंसान की जान नहीं बचा पाए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस पूरी व्यवस्था के डिजाइन में सहानुभूति और तत्परता की कोई जगह ही नहीं छोड़ी गई थी। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए अगर एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये सिर्फ एक सरकारी दफ्तर या एक सचिवालय की पुरानी कहानी नहीं है। आज के समय में किसी भी बड़े कॉर्पोरेट ढांचे को देखा जाए, किसी भी विशाल प्रशासनिक व्यवस्था या मल्टीनेशनल कंपनी के तौर तरीकों को देखा जाए, तो हर जगह यही कहानी एक नए रूप में दोहराती हुई मिलेगी। जहां प्रक्रिया यानी प्रोसेस को इतना कड़ा और अहम बना दिया जाता है कि वो अपने मूल उद्देश्य यानी पर्पस को ही खा जाती है। ऐसी व्यवस्थाओं में इंसान की हैसियत महज एक आंकड़े या एक फाइल से ज्यादा कुछ नहीं रह जाती। और इस चर्चा को विराम देने से पहले एक बहुत ही गहरा और विचारणीय पहलू सामने रखना बहुत जरूरी है, जो सीधे तौर पर इस कहानी के विश्लेषण से उभर कर आता है। इस कहानी की भाषा और शब्दावली पर गौर किया जाए तो क्लर्क, सुपरिटेंडेंट, फाइल डिपार्टमेंट, अंडर सेक्रेटरी, रेड टेप जैसे अंग्रेजी शब्दों का बहुत भारी मात्रा में प्रयोग देखने को मिलता है। ये एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा करता है कि हमारी व्यवस्था की ये जो संवेदनहीनता है, क्या वो उस भाषा और उस औपनिवेशिक यानी कॉलोनियल सोच से भी गहराई से जुड़ी है जो विरासत के रूप में मिली है। सोचने वाली बात यह है कि क्या इन फाइलों और विदेशी प्रशासनिक ढांचे की इन यांत्रिक शब्दों ने इंसानी दर्द को महसूस करने की हमारी अपनी देसी मानवीय क्षमता को ही पूरी तरह से खत्म कर दिया है। ये सचमुच एक बहुत ही दिलचस्प और अलग नजरिया है। क्या एक ऐसा सिस्टम चलाया जा रहा है जिसकी भाषा और जिसका बुनियादी ढांचा हमारी अपनी जमीन का है ही नहीं? और शायद यही कारण है कि ये मशीनरी अपने ही लोगों के दर्द को, उनकी चीख को, उनकी पीड़ा को महसूस करने में पूरी तरह से असमर्थ है। ये सचमुच एक ऐसा सवाल है जो गहरे आत्ममंथन की मांग करता है। ये देखने वाली बात है कि क्या हम सभी भी अनजाने में उसी सिस्टम का हिस्सा बनते जा रहे हैं जहां नियम इंसानियत से कई गुना बड़े हो गए हैं। इसी विचारोत्तेजक और गहरे सवाल के साथ आज के इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। मुझे यकीन है कि इस विषय की गहराई निश्चित रूप से आसपास की व्यवस्थाओं को एक नए और अधिक आलोचनात्मक नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करेगी।